सबसे पहले बात करते हैं जैसे एनालोमस प्रॉपर्टी ऑफ द नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन आज बिल्कुल इजी है, कोई नया स्टूडेंट है वो भी, कोई पुराना स्टूडेंट है वो भी, दोनों के लिए आसान है। तो नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी बाकी के एलिमेंट से अलग होती है। किस तरह से? अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, तो हम ये बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टी है बाकी के एलिमेंट से क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए इस बात को बोला जाता है एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ द नाइट्रोजन। यानी जो प्रॉपर्टी हमने जनरली पढ़ी हुई है उनमें नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टी होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है आज का और बाकी के एलिमेंट से। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है देखिए, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो आपको मिलेगी पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। आज की क्लास में आपके एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे नाइट्रोजन फैमिली से, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं पी ब्लॉक में। देखिए ये कहा गया है कि पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, तो हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन पी पाई मल्टी बॉन्ड शो करेगा कि नहीं करेगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं पहले, यानी कि एग्जाम्पल लिया, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये आपके सिंगल बॉन्डेड होंगे। यानी कि जो फास्फोरस बंधा होगा तो फास्फोरस किसी फास्फोरस के साथ सिंगल बॉन्डेड होगा, आप लोग इस तरह से मानेंगे, ठीक है ना, यानी सिंगल बॉन्डेड होंगे ये। अब ऐसा क्यों, इसमें ट्रिपल बॉन्ड क्यों और इसमें सिंगल बॉन्ड क्यों, तो इनसे क्या क्या प्रॉपर्टी चेंजेज हो रही है। तो मैं बोल सकता हूं कि नाइट्रोजन के साथ क्या है, पी पाई बॉन्ड बनेगा। किस तरह से बनेगा देखिए, तो मैं बोल सकता हूं कि नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, ये तो मैंने आपको बताने के लिए दिखा दिया। नाइट्रोजन के अंदर जो बीच वाला बॉन्ड होगा वो होगा आपका सिग्मा बॉन्ड, और जो ये बॉन्ड है ऊपर और नीचे वाला ये क्या कहलाएगा, पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन के अंदर। अब बात करते हैं कि भी नाइट्रोजन एनामोलस प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट क्यों करता है, कि नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो बाकी के एलिमेंट से क्यों नहीं मिलती। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया फैक्टर ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक रेडियई। देखिए नाइट्रोजन अपने ग्रुप में सबसे छोटा एलिमेंट है, इसलिए पहला काम ये हो गया आपका ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक रेडियई। सेकंड पॉइंट हो जाता है ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। नाइट्रोजन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रखता है, इसलिए नाइट्रोजन को आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, कल की क्लास में बात की थी कि नाइट्रोजन में क्या नहीं होता, डी ऑर्बिटल नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन जो है उसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होता, इस वजह से वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, हम उनको देखेंगे पेंटा हैलाइड्स कंपाउंड को। यानी बेसिकली हमने ये देख लिया। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ये बातें याद रखोगे, ये बातें सभी एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होंगी कि जहाँ भी एनालॉमस प्रॉपर्टी की बात करेंगे ग्रुप वाइज, तो आपको ये बातें मिलेंगी कि नाइट्रोजन की एक साइज छोटी होती है अपने ग्रुप से। सेकंड, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता। और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है अपना, इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि नाइट्रोजन अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। अब इनकी वजह से क्या क्या प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, उन प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या रखा हुआ है, नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। मतलब पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, मीनिंग क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन में, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 1s2 2s2 और 2p3। देखिए किस में इलेक्ट्रॉन है बेटा, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन के अंदर तो क्या होगी, पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग होगी। तो इसका मतलब एक तो सिग्मा बॉन्ड हुआ और दो क्या हो गए, पाई बॉन्ड। यहाँ तक तो था थियोरेटिकल पार्ट, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा वो सुनिए। नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन गैसेस फेज वेयर एज phosphorus,
आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मिथ एग्जिस्ट इन सॉलिड फेज। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। एक्सप्लेन इट वाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन गैसेस फेज वेयर एज फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मिथ एग्जिस्ट इन द सॉलिड फेज। तो इसका आंसर हमें क्या देना है? तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया कि नाइट्रोजन के साथ क्या है भाई, पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग होती है। तो इसका रीजन क्या हुआ देखिए, जब नाइट्रोजन के साथ पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग होती है तो मैं कह सकता हूं कि बिटवीन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स वॉन डर वॉल इंटरेक्शन, बिटवीन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स वॉन डर वॉल इंटरेक्शन वीक होगा। कैसा होगा? ये वीक होगा। तो एक बात तो ये समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि एटॉमिक साइज छोटा है इसलिए वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स वीक होगा। इसलिए नाइट्रोजन तो किस फेज में एग्जिस्ट करता है? गैसेस फेज में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसको जरा सी एनर्जी दी और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स इजीली सेपरेट आउट हो जाते हैं एक दूसरे से। जबकि मैं बात करूं फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी या बिस्मिथ की, तो इसका मतलब ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियई इंक्रीजेज। आप लोगों को सभी को पता है कि जब मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे जाता हूं तो एटॉमिक रेडियई क्या होगी? बढ़ेगी। और एटॉमिक रेडियई बढ़ने से जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, देखिए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी जो वॉन डर वॉल इंटरेक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो ज्यादा हो जाता है। वॉन डर वॉल इंटरेक्शन, और वॉन डर वॉल इंटरेक्शन ज्यादा हो गया। वॉन डर वॉल इंटरेक्शन ज्यादा होने से मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, स्ट्रांगली हेल्ड अप होंगे। इसलिए आर्सेनिक, फास्फोरस और एंटीमनी किस फेज में एग्जिस्ट करते हैं बेटा? सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करते हैं। आपका एक क्वेश्चन ये हो गया। इससे रीजन बताना होता है। तो हमारा पहला एक्सप्लेनेशन क्या हो गया? पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। इसकी वजह से होगा क्या? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर वीक वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मिलता है। इसकी वजह से गैसेस फेज में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी के अंदर एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ इंटरेक्शन बढ़ जाता है मॉलिक्यूल्स का। और इंटरेक्शन बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? धीरे धीरे सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, कैटेनेशन ले सकते हो। कैटेनेशन, सेकेंड पॉइंट की बात कर रहा हूं। कैटेनेशन, कैटेनेशन वर्ड का मतलब ही होता है सेल्फ लिंकेज ऑफ एटम्स। व्हाट इज द कैटेनेशन? सब पढ़ के आए हो 11th क्लास में। कैटेनेशन का मतलब हो गया सेल्फ लिंकेज ऑफ द एटम। अगर मैं बात करूं जैसे डायमंड की या ग्रेफाइट की आपने स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है, जो बच्चे सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं वहाँ भी है, जो बच्चे 11th क्लास में पढ़ते हैं उनको भी पता है, 9th 10th वाले बच्चों को पता है कि भैया कार्बन की चेन होती है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता है कि नहीं जुड़ता? बिल्कुल जुड़ता है, सभी ने पढ़ा है। तो आप लोग बोलते हो कि भी डायमंड है वो टेट्राहेड्रल फेज में एग्जिस्ट करेगा, फुलरीन है वो फुटबॉल शेप में एग्जिस्ट करती है। तो कार्बन एक दूसरे कार्बन एटम से जुड़ेगा, तीसरे कार्बन एटम से जुड़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम से जुड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सेल्फ लिंकेज हो गया। तो सेल्फ लिंकेज ऑफ द एटम दैट इज नोन एज कैटेनेशन। अब बात करते हैं कैटेनेशन की। जैसे जैसे कार्बन जुड़ता है, भाई कार्बन कार्बन से जुड़ता गया तो ये क्या कहलाता है? आपका कैटेनेशन। लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे हैं, भाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन से जुड़े, फास्फोरस फास्फोरस से जुड़े, आर्सेनिक से जुड़े और एंटीमनी से जुड़े। बिल्कुल जुड़ते हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर, क्योंकि ये तो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी नाइट्रोजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा डाई एटॉमिक फॉर्म में, फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो फास्फोरस के साथ जुड़ रहा है। इसी तरह से आर्सेनिक भी तो आपस में जुड़ते हैं, जुड़ गया। तो ये नाइट्रोजन या फास्फोरस या आर्सेनिक, इनके बीच में क्या हो रही है? कैटेनेशन हो रही है। भाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ लिंकेज कर रहा है, फास्फोरस फास्फोरस के साथ लिंकेज कर रहा है, एंटीमनी के साथ लिंकेज कर रहा है, बिस्मिथ मेटल एटम के साथ जुड़ेगा। तो द सेल्फ लिंकेज ऑफ द एटम दैट इज नोन एज कैटेनेशन। अब हम कंपैरिजन किसका करते हैं? हमें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है
कि हमें क्या करना है, अभी नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करें कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में कैटेनेशन पावर ज़्यादा किसकी होगी, तो आपका आंसर आता है देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस में फास्फोरस की कैटेनेशन पावर ज़्यादा होती है, यानी फास्फोरस मोर इजीली कैटेनेशन में चला जाता है, फास्फोरस के बीच में जल्दी बॉन्ड बनेगा। इसका रीजन आपको रिप्रेजेंट करना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए आंसर दे रहे हैं तो मैं कहूँ कि नाइट्रोजन, दूसरा भी नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर हो गया, लेकिन इसमें देखिए फास्फोरस, ये भी फास्फोरस के साथ जुड़ेगा तो इस पे भी लोन पेयर है और इस पे भी लोन पेयर है। अब हमने लोन पेयर रिपल्शन पढ़ रखा है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन की एटॉमिक साइज छोटी होती है बजाय फास्फोरस एटम के, तो जो बड़ी साइज का एटम होगा तो इसका मतलब दो एटम जुड़ेंगे तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, तो रिपल्शन कम हो जाता है। रिपल्शन क्या हो जाता है, वीक। यानी ये जो रिपल्शन लगेगा ना और ये जो रिपल्शन लगेगा, तो रिपल्शन ज़्यादा किस में होगा, जिसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, स्मॉल होगी, जिनकी एटॉमिक रेडियस क्या है, स्मॉल। एटॉमिक रेडियस स्मॉल होने से रिपल्शन ज़्यादा हो गया, तो रिपल्शन ज़्यादा इसमें हुआ, तो रिपल्शन ज़्यादा इसमें होगा, तो इसका मतलब ये एक दूसरे से सेपरेट आउट होने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बॉन्ड कौन सा बनेगा, तो इसका मतलब फास्फोरस का बनेगा। तो कैटेनेशन पावर ज़्यादा इसकी, यानी फास्फोरस की कैटेनेशन पावर ज़्यादा होती है बजाय किसके, नाइट्रोजन के, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में जो रिपल्शन होगा वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, इसी वजह से कैटेनेशन पावर कम हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये बनने वाला है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी इसकी कोवैलेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड कोवैलेंसी, देखिए कोवैलेंसी वर्ड का मतलब क्या हुआ, कोवैलेंसी, नाइट्रोजन सभी को पता है कि कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाएगा या 5 बनाएगा भी, तो इसका मतलब आपको एक आंसर देना पड़ेगा कि कोवैलेंसी कितनी होती है, 4। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से ज़्यादा कभी भी नहीं बनाता। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो सकता है कि +5 हो, ये तो हमने एग्जाम्पल दे दिया था आपको इन द केस ऑफ N2O5। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है नाइट्रोजन की, +5, लेकिन नाइट्रोजन बॉन्ड कितने बनाएगा, मैक्सिमम 4 बनाएगा, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। इसलिए बोला जाता है कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी क्या है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है, 4 है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में देख लो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। ये मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछी हुई थी ये स्ट्रक्चर। तो अब देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। और इसकी जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, 5 आती है। तो ये तो बात क्लियर हो जाती है कि कोवैलेंसी कितनी हो गई, 4। इसलिए नाइट्रोजन कभी भी पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता। नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या है, NF5 NCl3 या बोलें NCl5 NBr5 N, आयोडीन का तो पता ये सभी को बनेगा ही नहीं, यानी इनका फॉर्मेशन नहीं करता। नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड कंपाउंड्स, एक्सप्लेन इट वाई, क्वेश्चन मिलता है आपको एग्जाम में। तो नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड्स का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता, बिकॉज कोवैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी हो गई, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4 एंड absence of d orbital, absence of d orbital। भैया नाइट्रोजन में d orbital होता ही नहीं है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर के देखा होगा तो 2p3 भरा जाता है, 3s सेल 3p सेल तो शुरू ही नहीं होती, यानी थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शुरू ही नहीं होता। तो इसका मीनिंग हो जाता है कि नाइट्रोजन कभी भी पेंटाहेलाइड्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल। इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका ध्यान रखेंगे। इसलिए ये बात किस में पढ़ते हैं, हम कोवैलेंसी में पढ़ते हैं। एक बात और जो सबसे ज्यादा जरूरी है,
डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग, तो उसका बाद में बात करते हैं भैया। यानी कि लास्ट पॉइंट आपका इसमें इंपॉर्टेंट जो हो गया वो है डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। यानी कि जैसे जैसे हमने बात की, जैसे नाइट्रोजन है पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए डी पाई पी पाई बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्या होता है उसको सीखते हैं। कि हम बात करते हैं भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मिथ। तो नाइट्रोजन के साथ तो यहाँ पे हम डी ऑर्बिटल की एब्सेंस मानते हैं, जबकि फास्फोरस इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो अब हुआ क्या, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग से क्या रिजल्ट्स हमारे पास मिलते हैं। तो नाइट्रोजन मैं बात करूं R3N डबल बॉन्ड O, या फिर बात करें R3N डबल बॉन्ड CH2। देखिए R क्या है यहाँ पे, सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी लगा सकते हो। तो एग्जाम से जो रिलेटेड इक्वेशन आता है उसको सुनते हैं। क्या आता है कि मैं कहूँ कि हमारे पास R3N डबल बॉन्ड P या फिर R3N डबल बॉन्ड, जैसे इसमें CH3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे फास्फोरस के साथ लिख सकते हैं। मैं नाइट्रोजन को हटा देता हूँ, फास्फोरस लिखता हूँ भाई, R3P P लिखना था मुझे यहाँ पे, ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी CH2 का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है अपने को, इनमें से कौन से कंपाउंड फॉर्म होंगे। R3N डबल बॉन्ड O, मतलब ये तो फॉर्म हो जाते हैं, बन जाते हैं, यानी इनका तो फॉर्मेशन हो जाता है या नहीं होता, क्वेश्चन यही तो आएगा। तो इसमें से इनका फॉर्मेशन नहीं होगा और इसका फॉर्मेशन हो जाता है। R का मतलब क्या हो गया आपका, एल्काइल ग्रुप, कोई खास बात नहीं है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है भाई, नाइट्रोजन कुछ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में यहाँ पे देखो p ऑर्बिटल होंगे, ऑक्सीजन है इसकी वैलेंस शेल में भी p ऑर्बिटल होंगे, जबकि फास्फोरस में क्या आ गया आपका d ऑर्बिटल आ जाता है, थर्ड शेल शुरू हो जाती है, और यहाँ पे p ऑर्बिटल आ जाता है ऑक्सीजन में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है भाई, नाइट्रोजन के साथ ये कंपाउंड्स नहीं बनते, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स नहीं बनते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द d ऑर्बिटल, whereas phospho forms such like of compound because d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है किसमें, फास्फोरस में। तो इसका ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बात करते हैं कि नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो बाकी के एलिमेंट से डिफर है, इसीलिए इसको बोला जाता है एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ द नाइट्रोजन। 3-4 प्रॉपर्टी हैं। अब कुछ इजी प्रॉपर्टी है वो भी एक बार देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है। 3 प्रॉपर्टी, 4 हो गई शायद, ये 5वीं प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, हाइड्राइड्स हैं नाइट्रोजन के NH3, फिर उसके बाद फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी लिख सकते हो भाई। तो ये जो हाइड्राइड्स होंगे, इन हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है, सिर्फ NH3 मॉलिक्यूल्स में होती है, क्योंकि नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो वही है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, एटॉमिक साइज स्मॉल हो, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस हो जाता है आपका। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं वो देख लेते हैं। फोन, आप क्या याद रखोगे, फोन याद रखोगे, यानी कि फोन है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला जाएगा। किस तरह से भैया, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। पूरी पीरियोडिक टेबल में 3 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म करते हैं। कैसे याद रखेंगे, फोन से याद रखेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इनका एटॉमिक साइज कम होता है, एटॉमिक साइज कम होगा यानी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेके बैठा है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्या है नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इन एलिमेंट्स की, एटॉमिक साइज सबसे स्मॉल इन एटम्स की। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जिनके अंदर होंगी
वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। हमें अब नाइट्रोजन पढ़ना है तो हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, बाकी के एलिमेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। इसके अलावा आपने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ रखा है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ रखा है, मैं वहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ रखा है। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है ये नाइट्रोजन की डिफर होती हैं बाकी के एलिमेंट से। देखिए डाई नाइट्रोजन का मतलब डिस्कवरी किसने की डाई नाइट्रोजन की, ये है डैनियल रैदरफोर्ड। डैनियल रैदरफोर्ड इन 1772 के अंदर डैनियल रैदरफोर्ड ने डिस्कवरी की नाइट्रोजन की, ठीक है, एलिमेंट्री फॉर्म में की थी। हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन, बिल्कुल इजी है प्रिपरेशन। सबसे पहले प्रिपरेशन हम देखेंगे कमर्शियल पर्पज से। कमर्शियल पर्पज से डाई नाइट्रोजन को किस तरह से फॉर्म किया जाता है। देखिए एनवायरनमेंट के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है, हम बोलते हैं ऐसा, तो इसका मतलब उसी नाइट्रोजन को हम कलेक्ट कर लें और उसी से हम नाइट्रोजन को डेवलप कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा, सस्ता रहेगा। तो इसलिए दो मेथड होते हैं हमारे पास, एक तो होता है डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन के बाद अपन क्या करते हैं, फ्रैक्शनल। इसका मतलब डिस्टिलेशन किया और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मीन्स एक तरह से हमने उसको इकट्ठा किया, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पार्ट हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इससे पहले करते हैं लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन का बिल्कुल सीधा सीधा मीनिंग होता है कि जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन है उस गैस को, यानी एनवायरमेंटल एयर को कलेक्ट कर लिया गया, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया गया। अब होता क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, देखिए हम बात करें कि भैया इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का और बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का दोनों हमें देखने हैं। क्योंकि जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो लिक्विफिकेशन का मतलब किसी भी कंटेनर के अंदर हमने गैस को कलेक्ट कर लिया जिसके अंदर नाइट्रोजन भी आएगी और ऑक्सीजन भी आएगी, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हुआ। तो इसका तो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 77.2 केल्विन और ऑक्सीजन है इसका होता है 90 केल्विन, यानी 90 डिग्री केल्विन पे। तो अब जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करेंगे, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है। यानी जब मैं इसको बॉयल करूंगा, तो बॉयल करने से नाइट्रोजन गैस को अलग से कंटेनर के अंदर क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। यानी नाइट्रोजन धीरे धीरे बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से वेपर फेज में कन्वर्ट होगी और धीरे धीरे हम इसको अलग कंटेनर जोन के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। कब है, तो इसलिए इसी का मतलब क्या हो जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला जाता है। यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम तभी करते हैं जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो। जैसे नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसको हमने हीट किया, हीट करने से ये जो नाइट्रोजन है धीरे धीरे ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो गई और धीरे धीरे कंटेनर जोन के अंदर हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो बड़ा इजी प्रोसेस है, बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोल सकते हो, बाय द कमर्शियल मेथड बोल सकते हो। सेकंड अपना लेबोरेटरीज प्रिपरेशन है। देखिए लेबोरेटरीज के अंदर किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, सेकंड मेथड इन लेबोरेटरीज के अंदर किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे। तो लेबोरेटरीज के अंदर सबसे पहले लिया जाता है अमोनियम क्लोराइड, यानी एक्वस सॉल्यूशन है, इसके अंदर सोडियम नाइट्राइट, ठीक है ना, सोडियम नाइट्राइट जब भी अमोनियम क्लोराइड के अंदर ऐड किया जाएगा तो इससे अमोनियम नाइट्राइट डेवलप होता है, अमोनियम नाइट्राइट डेवलप हुआ और सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ, NaCl, यानी सॉल्ट एक्वस फेज में आएगा वैसे तो,
बाकी हम बात करते हैं सॉलिड फेज में कन्वर्ट करते हैं। यानी हमारे पास एक्वस फेज में क्या आ गया, अमोनियम नाइट्राइट आ गया। इसी अमोनियम नाइट्राइट को फर्दर हीट किया जाता है। अमोनियम नाइट्राइट को जैसे हम हीट करेंगे, नाइट्राइट अभी इसको हीट करेंगे तो हीट करने से देखिए नाइट्रोजन गैस यहाँ से अलग हो जाती है। तो नाइट्रोजन गैस अलग हो गई प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स मिल गई। तो जो पहला मेथड आपका हम इस तरह से मान सकते हैं कमर्शियल मेथड में, इसका मतलब जो कमर्शियल मेथड होता है इसमें हम अमोनियम नाइट्राइट को हीट करके हम नाइट्रोजन गैस को डेवलप करते हैं। ठीक है, लेबोरेटरीज के अंदर करते हैं। और देखिए लेबोरेटरीज के अंदर किस तरह से करेंगे। सेकंड मेथड, क्रोमियम सेकंड मेथड में देखिए एक तो है अमोनियम क्रोमेट, अमोनियम का डाइक्रोमेट लेते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को भी जब आप लोग हीट करोगे तो मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, थर्मल डीकम्पोजिशन। तो सेकंड मेथड अपना थर्मल डीकम्पोजिशन का मान सकते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट लिया गया और अमोनियम डाइक्रोमेट का मतलब क्या है, जैसे इसको हीट किया गया तो नाइट्रोजन गैस तो अलग हो गई प्लस क्रोमिक एसिड ये भी सेपरेट हो गया। और कितने मोल है, 4। तो 4 मोल वाटर के सेपरेट आउट हो जाते हैं और नाइट्रोजन किस फेज में आ जाती है, गैसेस फेज में आ जाती है। ये अमोनियम डाइक्रोमेट है, अमोनियम डाइक्रोमेट। कैसे बनता है अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम क्लोराइड को पोटेशियम क्लोराइड के साथ जब ऐड करते हैं हम तो इससे बन जाता है कौन सा, अमोनियम डाइक्रोमेट। यानी अमोनियम डाइक्रोमेट को फर्दर हीट करेंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए एजाइड से थर्ड प्रोसेस है फ्रॉम अजाइड, फ्रॉम अजाइड। अजाइड के अंदर 2 तरह के अजाइड्स हम यहाँ पे लेंगे, सोडियम का भी ले सकते हैं और बेरियम का भी ले सकते हैं। तो सोडियम अजाइड फॉर्मूला ये होगा भाई, सोडियम अजाइड बेरियम अजाइड, इस तरह से मानेंगे NaN3 बेरियम अजाइड हो गया। इन दोनों के थर्मल डीकम्पोजिशन से तो 2 मोल हमें लेने पड़ेंगे, इसमें सिंगल मोल से काम चल जाएगा। इन दोनों को जब हीट किया जाता है तो देखिए यहाँ से नाइट्रोजन गैस तो अलग हो जाती है प्लस सोडियम सेपरेट हो गया। सोडियम तो है मेटल, सॉलिड में अलग हो गया और नाइट्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाते हैं। ऐसा ही सेम केस बैरियम में है, यानी बैरियम तो अलग हो गया प्लस हमें नाइट्रोजन गैस मिल जाती है और नाइट्रोजन गैस के कितने मोल मिल जाते हैं, 3 मोल। इस तरह से नाइट्रोजन गैस यहाँ भी मिली और यहाँ पे बैरियम के अपने पास कितने हैं, एटलीस्ट सिंगल ही है तो बैरियम मिल जाता है। यानी बैरियम मेटल अलग हो गई, ये भी मेटल अलग हो गई। तो मेटल तो अलग हो जाती है, इसके साथ साथ हमें नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में मिल जाती है, गैसेस फेज में मिल जाती है। इस तरह से जो प्रिपरेशन होती है ये अपने NCERT बेसिस पे है, सारी की सारी काफ़ी इजी है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट अगर बात करें तो हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि भैया इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन की वो कैसी होती है और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो किस तरह की होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन की फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से, यानी डाइनाइट्रोजन किस तरह से बिहेव करती है। तो इसका मतलब हुआ, पहला पॉइंट लेते हैं, इट इज टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं आता, कलरलेस, कलरलेस होती है और नॉन टॉक्सिक होती है। नॉन टॉक्सिक, देखिए नॉन टॉक्सिक का मतलब ये जहरीली नहीं होती, इसका कोई कलर नहीं होता और बिल्कुल टेस्टलेस होती है, इसका कोई टेस्ट भी नहीं आता। यानी बोल सकते हैं टेस्टलेस, कलरलेस और नॉन टॉक्सिक नेचर की होती है। सेकंड पॉइंट,
गुड सोल्यूबल इनटू वाटर, और वाटर के अंदर बहुत ही अच्छी सोल्यूबल होती है, यानी तुरंत सोल्यूबल फॉर्म में चली जाती है। थर्ड पॉइंट, इसके जो बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट हालांकि केमिकल प्रॉपर्टी में काम में आएगा, बॉइलिंग पॉइंट तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट देख लिया आपने 77.2, और इसका एक फ्रीजिंग पॉइंट है, ये भी आप लोग ध्यान रखोगे क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी में काम आता है। फ्रीजिंग पॉइंट ये आपका होता है 63.2 केल्विन। इस पॉइंट को हम केमिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, नाइट्रोजन जो अपने पास है, तो इसमें नाइट्रोजन की अगर बात करें कि भैया नाइट्रोजन देखिए टेस्टलेस हो गई, कलरलेस हो गई, नॉन टॉक्सिक हो गई, गुड सोल्यूबल है वाटर के अंदर। और खास बात नाइट्रोजन जो है अपने पास, फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, नाइट्रोजन के अंदर ये नाइट्रोजन बिल्कुल नॉन रिएक्टिव होती है। नॉन रिएक्टिव क्यों होती है इसकी बात करने वाले हैं, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। अभी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में बात करेंगे, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात कर रहा हूं मैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि नाइट्रोजन कैसी होगी, टेस्टलेस, कलरलेस, गुड सोल्यूबल है वाटर के अंदर, ठीक है। एयर के अंदर ये 78% पार्ट बाई मास में प्रेजेंट होती है। और इसकी जब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो सबसे पहले दो पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए, 72.2 और 63.2, ये फ्रीजिंग पॉइंट आता है, और ये कैसी होती है, नॉन रिएक्टिव गैस होती है। अब बात करते हैं देखिए केमिकल प्रॉपर्टी की, इंपॉर्टेंट वही है। केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो भाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन, तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाई नाइट्रोजन की सबसे पहले मैं बात करूं कि ये नाइट्रोजन गैस है। तो नाइट्रोजन गैस हमारे पास नेचर के अंदर बोला कि ये रिएक्शन नहीं करती, यानी नॉन रिएक्टिव है, जैसे हमने अभी एक पॉइंट में देखा था। तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, ठीक है, और फास्फोरस की बात करूं, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद एलिमेंट फास्फोरस आता है और आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, तो आप लोग आंसर देते हो फास्फोरस ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो उसी फॉर्म में सबसे पहले बात करते हैं कि भैया रिएक्टिविटी यानी रिएक्टिविटी की अगर बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसके लिए कितनी 941.2 किलो जूल 4 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। यानी नाइट्रोजन को जब भी हम एनर्जी देंगे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, तो कम से कम इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और फास्फोरस में अगर बात करें, फास्फोरस कंपाउंड्स के अंदर बात करें, तो फास्फोरस का जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो एटलीस्ट 231 केल्विन पे 231.2 किलो जूल पर मोल। तो सबसे पहले बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा भैया, फास्फोरस का ब्रेक हुआ। तो फास्फोरस ज़्यादा रिएक्टिव होगी, क्योंकि फास्फोरस ज़्यादा रिएक्टिव होगा। देखिए हम माचिस है ना, माचिस की बात करते हैं, जलाते हैं, फास्फोरस बना होता है ना उससे आगे की नोक पे फास्फोरस लगा होता है, तो जरा सी रबिंग की और वो क्या होता है, रिएक्टिव फॉर्म में आ जाता है, फायर बर्न हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 231 किलो जूल पर मोल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। जबकि नाइट्रोजन हम बोलेंगे भी नॉन रिएक्टिव है, यानी नाइट्रोजन हम एटमॉस्फेयर में भी देखते हैं तो कैसी है, नॉन रिएक्टिव है। तो एक ये बात ध्यान रखना कि रिएक्टिविटी नाइट्रोजन की बहुत कम होती है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो गए और हीट भी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए यहाँ पे 941.4 किलो जूल पर मोल। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, देखिए मेटल के साथ रिएक्टिविटी और देखते हैं कि अभी तो बात कर रहे थे भाई नॉन रिएक्टिव है, लेकिन जब मेटल के साथ मैं कह रहा हूँ कि नॉन रिएक्टिव है, बिल्कुल कोई भी रिएक्शन नहीं करती, लेकिन भैया मतलब सॉफ्ट नेचर की हो गई एक तरह से, ये ना तो आग लगाती है और ना ही आग लगाने में हेल्प करती है, यानी इसकी कंबशन वाली नेचर नहीं है नाइट्रोजन की, बिल्कुल कूल है, खुश रहती है नाइट्रोजन, क्योंकि भैया क्या है N2 मॉलिक्यूल से ऑक्टेट पूरा होता है, इसलिए नॉन रिएक्टिव हुई। लेकिन कहा कि भाई मेटल के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी,
तो ये क्या करती है, फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, हाई टेम्परेचर पे करती है। किस तरह से, देखिए नाइट्रोजन है, अगर मैं मेटल के साथ रिएक्शन करूं तो नाइट्रोजन में जब मेटल हमने ले ली, जैसे लिथियम है, लिथियम के साथ ये क्या बना देती है, आयनिक कंपाउंड्स बना देती है, लिथियम नाइट्राइड। क्या बनाएगी, लिथियम नाइट्राइड, यानी फॉर्मेशन किसका करती है, ये आयनिक कंपाउंड्स का। मैग्नीशियम के साथ भी, यानी 3 मोल मैग्नीशियम का ले लीजिए, 3 मोल मैग्नीशियम का ले लिया नाइट्रोजन के साथ, तो फॉर्मेशन किसकी करेगी, मैग्नीशियम नाइट्राइड की। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड हो गया N3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसी तरह से कैल्शियम की अगर बात करें, 3 मोल कैल्शियम है, इसकी नाइट्रोजन से रिएक्शन होगी तो ये भी क्या बना देता है, कैल्शियम नाइट्राइड। कैल्शियम नाइट्राइड, यानी कहने का मतलब हुआ कि भैया कैल्शियम नाइट्राइड मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा, कैल्शियम नाइट्राइड बनेगा और लिथियम नाइट्राइड बनेगा। ये जो नाइट्राइड्स हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड। अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करें तो आप बता सकते हो इसका आंसर, ये क्या बना देती है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना देती है, जो कि एक तरह का कोवैलेंट कंपाउंड है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, अब देखिए ये तो हुई आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। आगे बात कर लेते हैं इन प्रॉपर्टीज के अंदर कि कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होंगी। सही दिख रहा है यहाँ तक। और प्रॉपर्टीज की बात करें, देखिए प्रॉपर्टीज है, अगर हमारे पास एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो गया तो ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं। 2 प्रॉपर्टीज और देख लीजिए जो आपके काम की है। अगर मैं बात करूँ साइनोजन, ये क्या करती है, साइनोजन्स, एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार, साइनोजन्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स हैं, यानी कि जब एसिटाइल की रिएक्शन नॉन मेटल्स की फॉर्म में है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, नाइट्रोजन के साथ करवाते हैं, तो ये साइनोजन्स बना लेती है। साइनोजन्स का मतलब हो गया भैया साइनाइड कंपाउंड्स बन जाते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन, तो इसको बोला जाता है साइनोजन्स। ठीक है ना, एक नाम है स्पेसिफिक, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ये कब हुई, ये बात कब की, जब फॉर्मेशन मेटल्स के साथ, यानी रिएक्शन मेटल्स के साथ हो रही है, इसमें एक फॉर्मेशन करवाते हैं अपन साइनोजन्स, यानी कंपाउंड अपना कौन सा बन गया, साइनाइड का। Cn नेगेटिव चार्ज होता है साइनाइड्स में। अब रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स के साथ देखते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नॉन मेटल्स, और सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, यानी कि विद ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो नॉर्मली ऑक्साइड से बनाएगी। ऑक्साइड्स का एक अलग से मैं लेक्चर डालूंगा आपको, तो इसमें बात कर लेते हैं भी नाइट्रोजन की रिएक्शन अगर एयर के अंदर प्रेजेंट है ऑक्सीजन, तो इससे हुई तो एटलीस्ट हमें 2273 से और 3273 केल्विन टेम्परेचर चाहिएगा, तो इसमें बन गया ऑक्साइड्स, यानी नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स बन गया। ठीक है, अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स है ये गैसेस फेज में एग्जिस्ट करेगा, यानी एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड्स डेवलप होगा। और इसके साथ साथ क्या होता है, देखिए ये एक तरह की रिएक्शंस हो गई नेचुरल। अगर हाई टेम्परेचर पे बात करें, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर NO गैस भी प्रेजेंट होगी, तो वो कहाँ से आती है कि नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होगी और ऑक्सीजन भी गैस प्रेजेंट होगी। जब लाइटनिंग होती है, यानी बिजली चमकती है, हम ऐसा बोलते हैं, तो काफ़ी तेज़ी से जो आर्क लाइट डेवलप होती है, इस तरह से हो गया, मतलब काफ़ी तेज़ी से जब बिजली चमकेगी, मतलब काफ़ी हाई टेम्परेचर होगा, तो उस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन किससे कंबाइन हो जाती है, एयर के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ, और गैस का फॉर्मेशन करती है नाइट्रिक ऑक्साइड्स का। पहली बात देखो याद रखेंगे, बाकी ऑक्साइड्स हम अलग से पढ़ेंगे। दूसरी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स विद हाइड्रोजन, आपने हैबर प्रोसेस पढ़ा हुआ है। अगर नाइट्रोजन की रिएक्शन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ हो जाए
तो फॉर्मेशन किसका हो जाता है, अमोनिया का। ये एक तरह की रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके अंदर आयरन तो क्या होगा, एज ए कैटलिस्ट काम करेगा सॉलिड फेज में, और आपको पता है कि मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर होता है। और ये जो रिएक्शन है काफ़ी हाई प्रेशर पे होगी, यानी 200 atm प्रेशर इस पे अप्लाई किया जाता है, तब जाके ये रिएक्शन होती है, जिसका प्रोसेस का नाम है